स्वागत है आपका एम के साइंस हब में, जहां साइंस को समझाया जाता है आसान और स्मार्ट तरीके से। तो चलिए सीखते हैं। विषय है जीव विज्ञान या बायोलॉजी के मूल सिद्धांत। हमारे पास आज जो स्रोत है वो एक परिचयात्मक शैक्षिक पाठ है, और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि सदियों से वैज्ञानिकों ने हमारे आसपास मौजूद जीवन के इस विशाल इस उलझे हुए जाल को कैसे व्यवस्थित किया। ये वाकई एक शानदार सफर होने वाला है। मेरा मतलब है, ये सिर्फ तथ्यों या नामों की कोई लिस्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये असल में इस बात की कहानी है कि इंसान ने पहली बार ये कैसे पहचाना कि एक पेड़, एक जानवर और खुद इंसान के बीच कोई बुनियादी संबंध है। सही कहा। ये उस अराजकता में व्यवस्था खोजने की कोशिश है जिसे हम प्रकृति कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बायोलॉजी शब्द का मतलब बहुत सीधा है। बायो यानी जीवन और लोगोस यानी अध्ययन। सीधे शब्दों में कहें तो जीवन का अध्ययन। ठीक है, चलिए इसे अनपैक करते हैं। जब हम कहते हैं जीवन का अध्ययन, तो ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या हम सच में जीवन जैसी रहस्यमयी और लगातार बदलने वाली चीज का व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। तो ये शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? तो ये शुरुआत बहुत पीछे प्राचीन काल में होती है, और हमारी स्रोत सामग्री हमें सीधे अरस्तु के पास ले जाती है। अच्छा, एरिस्टोटल। हाँ, अरस्तु, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन ये उपाधि उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं मिल गई कि उन्होंने प्रकृति के बारे में कुछ विचार लिख दिए थे। मतलब सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं की उन्होंने? बिल्कुल नहीं। उनसे पहले भी लोग प्रकृति को देखते थे, लेकिन वे अक्सर उसे रहस्यमयी मानते थे, या फिर समझ लीजिए सिर्फ खेती और शिकार के नजरिए से देखते थे। उपयोगिता के हिसाब से। सही कहा। लेकिन अरस्तु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवों को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक नजरिए से देखना शुरू किया। तो उन्होंने असल में जीवन के पैटर्न खोजना शुरू किए, है ना? स्रोत के अनुसार उन्होंने जानवरों के स्वभाव, उनके आकार और उनके काम करने के तरीकों को गहराई से समझा। हाँ, अरस्तु ने जानवरों की शारीरिक रचना, उनके प्रजनन के तरीकों और उनके व्यवहार को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया। अरे वाह! उन्होंने जीवन को समझने के लिए पहली बार एक फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश की कि एक मछली एक पक्षी से कैसे अलग है और कैसे समान है। लेकिन जब हम जीव विज्ञान की मुख्य शाखाओं की बात करते हैं, तो स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प विभाजन दिया गया है। हाँ, दो मुख्य शाखाएं। बिल्कुल। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़, पौधे, फूल और घास का अध्ययन होता है। और दूसरा है ज़ूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान। हाँ, जिसमें शेर, गाय, इंसान, पक्षी जैसे जानवरों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ। बताइए। स्रोत कहता है कि प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। हाँ, थियोफ्रेस्टस। मेरा मतलब है, अगर अरस्तु ने प्राणी विज्ञान की नींव रखी और पूरे जीव विज्ञान के जनक भी वही हैं, तो पौधों के मामले में थियोफ्रेस्टस को क्यों अलग से श्रेय दिया गया? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। ये कुछ वैसा ही लगता है जैसे एक ही कंपनी हो, लेकिन उसके अंदर दो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए हों और दोनों के बॉस अलग हों। हाँ, बिल्कुल वही। ये एनालॉजी बहुत काम की है, क्योंकि ज्ञान का विकास असल में ऐसे ही होता है। जैसे जैसे कोई कंपनी बड़ी होती है, एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं संभाल सकता, उसे विशेषज्ञों की जरूरत होती है। बिल्कुल। अरस्तु और थियोफ्रेस्टस के समय में भी यही हुआ था। जब आप जानवरों का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो आप गति, रक्त, व्यवहार और अंगों की जटिलताओं को देख रहे होते हैं। अरस्तु का ज्यादा झुकाव इसी ओर था। एक पूरी तरह से अलग नजरिए और अलग तरह के सवालों की जरूरत है। उन्होंने सैकड़ों पौधों का वर्गीकरण किया। तो मतलब जानवरों और पौधों के बीच काम करने के तरीके इतने अलग हैं कि एक बिंदु के बाद उन्हें एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता था। बिल्कुल। ये विज्ञान के इतिहास में स्पेशलाइजेशन का एक बहुत प्रारंभिक और अहम उदाहरण है। ये बहुत ही लॉजिकल है, काम को बांटना ताकि ज्यादा गहराई से और सटीक अध्ययन हो सके। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। वो क्या? स्रोत सामग्री एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य सामने रखती है जो थोड़ा अजीब लगता है। अरस्तु और थियोफ्रास्टस ने हजारों साल पहले इस विषय की नींव रख दी। हाँ, ईसा पूर्व में। वे दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने इसे बायोलॉजी नाम दिया था? जवाब है नहीं। ये सच में हैरान करने वाला है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बहुत बाद में 1802 में हुआ था,
लेमार्क और ट्रेवरिनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। विज्ञान के इतिहास में नामकरण की ये देरी बहुत कुछ कहती है। वही तो। अध्ययन के जनक अरस्तु हैं जो ईसा पूर्व हुए, लेकिन इस पूरे विषय को इसका आधिकारिक नाम सदियों बाद 1802 में जाकर मिला। ऐसा क्यों? ये सोचने वाली बात है। क्या हजारों सालों तक लोग बिना ये जाने ही विज्ञान पढ़ रहे थे कि वे क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञान में अक्सर ऐसा ही होता है। घटनाओं और प्रणालियों का अस्तित्व पहले से होता है, लेकिन उनकी असली पहचान और नामकरण हमारी समझ के विकसित होने के बाद होता है। मतलब चीजें मौजूद थीं, पर हम उन्हें जोड़ नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। 1802 से पहले विज्ञान बहुत अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन अक्सर चिकित्सा या खेती तक सीमित था। जड़ी बूटियों की तरह। हाँ, और जानवरों का अध्ययन प्राकृतिक इतिहास का हिस्सा माना जाता था। लोग ये गहराई से नहीं सोचते थे कि ये गुलाब का पौधा और एक घोड़ा किसी एक ही बड़ी सिस्टम का हिस्सा है। सही कहा। तो 1802 में लेमार्क और ट्रेवरिनस ने सिर्फ एक नया शब्द नहीं गढ़ा, बल्कि उन्होंने देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। एकदम सही। 19वीं सदी की शुरुआत तक आते आते वैज्ञानिकों को यह समझ आने लगा था कि चाहे वो कोई पौधा हो या कोई जानवर, उन दोनों के भीतर कुछ बुनियादी जैविक प्रक्रियाएं समान हैं। जैसे कि जन्म लेना और वृद्धि करना। हाँ, दोनों पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं और दोनों प्रजनन करते हैं। लेमार्क और ट्रेवरिनस ने इस पूरी छतरी को, इस अम्ब्रेला को एक नाम दिया, बायोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। एक शब्द के आने से पूरी वैज्ञानिक सोच एक सूत्र में बंध गई। ये नामकरण इस बात की एक बहुत बड़ी दार्शनिक स्वीकारोक्ति थी कि वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान दोनों के तार जीवन नाम की एक ही डोर से बंधे हैं। क्या बात है! अब जब ये तय हो गया कि जीवन का अध्ययन एक ही विज्ञान है, तो स्रोत सामग्री हमें जीव विज्ञान के एक और सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाती है, वर्गीकरण की तरफ। हाँ, क्लासिफिकेशन। स्रोत में वर्गीकरण का अर्थ बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। जीवों को उनके गुणों के आधार पर अलग-अलग समूहों में बांटना, जो कि बहुत जरूरी था। बिल्कुल। इसे समझाने के लिए स्रोत एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल वाली एनालॉजी का उपयोग करता है। जैसे किसी स्कूल में बच्चों को अलग-अलग क्लास में बांटा जाता है ताकि व्यवस्था बनी रहे, वरना तो पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाएगी। एकदम सही। अगर ऐसा ना हो तो सोचिए क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे जीवों के बारे में हमारी जानकारी बढ़ती गई, इतने सारे जीवों को याद रखना और उनके बारे में बात करना असंभव हो गया। न वर्गीकरण के जीव विज्ञान सिर्फ जानवरों और पौधों की एक कभी ना खत्म होने वाली बेतरतीब सूची बनकर रह जाता। वो तो है। कल्पना कीजिए कि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही पक्षी के बारे में बात कर रहे हों, लेकिन हर कोई उसे अपने स्थानीय नाम से बुला रहा हो। ओहो, कितनी भयानक उलझन पैदा होगी। बिल्कुल। और इसी उलझन को सुलझाने और व्यवस्था बनाने का काम किया कैरोलस लिनियस ने। हाँ, स्रोत के अनुसार लिनियस वर्गीकरण के जनक हैं। उन्होंने जीवों को नाम देने और उनके समूह बनाने की वैज्ञानिक पद्धति दी। लिनियस ने जीवों की पूरी दुनिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया, प्लांटे यानी पौधे और एनिमालिया यानी जानवर। तो इस सब का असल मतलब क्या है? लिनियस के इस कदम ने विज्ञान की दुनिया में क्या बुनियादी बदलाव किया? लिनियस का ये कदम उस समय के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। अगर हम इसे गहराई से समझें तो लिनियस ने असल में विज्ञान को एक नई और सार्वभौमिक भाषा दी। एक यूनिवर्सल लैंग्वेज। हाँ, उन्होंने एक ऐसा स्पष्ट ढांचा तैयार किया जिससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दो वैज्ञानिक किसी एक जीव के बारे में बात कर सकें, और दोनों को ठीक-ठीक पता हो कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, बिना किसी भ्रम के। लिनियस ने ये महसूस किया कि प्रकृति के उस अस्त-व्यस्त जंगल को समझने के लिए हमें एक नक्शे की जरूरत है। एक नक्शा, ये इसे समझने का बहुत ही शानदार तरीका है। लेकिन जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, पहली बार बनाया गया नक्शा हमेशा पूरी तरह से सटीक नहीं होता। हाँ, कमियां तो रह ही जाती हैं। स्रोत सामग्री बहुत ही ईमानदारी से लिनियस के सिस्टम की कमियों का उजागर करती है। ये बताती है कि लिनियस का सिस्टम अच्छा तो था, लेकिन ये हर जीव पर लागू नहीं हो सकता था। बिल्कुल। इस दो भाग वाले सिस्टम में बैक्टीरिया और फफूंद को सही जगह नहीं मिल पाई। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि विज्ञान अपनी ही पुरानी धारणाओं को कैसे चुनौती देता है और उन्हें सुधारता है। लिनियस ने जो किया वो महान था, लेकिन प्रकृति सिर्फ पौधों और जानवरों के उस साफ सुथरे विभाजन तक सीमित नहीं है। सही बात है। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की तकनीक बेहतर हुई, वैज्ञानिकों ने जीवन को बहुत सूक्ष्म स्तर पर देखना शुरू किया
और तब उन्हें एहसास हुआ कि प्रकृति के कुछ हिस्से इन 2 डिब्बों में फिट नहीं बैठ रहे हैं। और यहीं पर मैं थोड़ी बहस करना चाहती हूँ। अच्छा, बताइए। जब लिनियस ने पौधे और जानवर के 2 बहुत ही आसान डिब्बे बना दिए थे, तो क्या बैक्टीरिया और फफूंद सच में इतने अलग थे कि उनके लिए पूरी व्यवस्था ही बदलनी पड़ी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल था उस वक्त। मेरा मतलब है, क्या हम उन्हें थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, उनकी कुछ खूबियों को नजरअंदाज करके पौधों या जानवरों के डब्बे में ही जबरदस्ती फिट नहीं कर सकते थे? जैसे फफूंद जमीन से उगती है, तो उसे पौधा मान लेने में क्या बुराई थी? और यहीं पर एक सच्चे वैज्ञानिक की परीक्षा होती है। विज्ञान में जबरदस्ती के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर आप फफूंद को सिर्फ इसलिए पौधा मान लेंगे क्योंकि वो जमीन से उगती है, तो आप उसके काम करने के पूरे तंत्र को नजरअंदाज कर देंगे। वो कैसे? देखिए, पौधे ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसका मतलब है कि वे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन फफूंद ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, फफूंद अपना खाना खुद नहीं बनाती? नहीं, फफूंद हेट्रोट्रॉफ्स की तरह काम करती है। वो मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण सोखती है। वो अंदर से पौधों से बिल्कुल अलग है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चीजों को जबरदस्ती गलत खांचे में फिट करने का मतलब है सत्य से मुंह मोड़ना। और बैक्टीरिया का मामला तो और भी ज्यादा जटिल रहा होगा। बिल्कुल, बैक्टीरिया तो पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया है। पौधे, जानवर और फफूंद, इन सभी की कोशिकाओं के अंदर एक स्पष्ट केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया इतने सूक्ष्म और बुनियादी होते हैं कि उनकी कोशिकाओं में कोई स्पष्ट केंद्रक ही नहीं होता। तो आप उन्हें एक गुलाब के पौधे या एक गाय के साथ एक ही समूह में कैसे रख सकते हैं? ये तो सच में बुनियादी अंतर है। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए स्रोत हमें रॉबर्ट विटेकर से मिलवाता है। हाँ, विटेकर का योगदान बहुत बड़ा है। विटेकर ने जब देखा कि ये 2 भागों वाली व्यवस्था काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने चीजों को जबरदस्ती फिट करने के बजाय 5 किंगडम का पूरा नया सिद्धांत ही दे दिया। बिल्कुल, नया सिस्टम बना दिया। उन्होंने जीवों की दुनिया को 5 अलग-अलग साम्राज्यों में बांट दिया। मोनेरा, जिसमें सभी बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा यानी एक कोशिकीय जीव, फंगी यानी फफूंद, प्लांटे मतलब पौधे, और एनिमैलिया यानी जानवर। और स्रोत भी यही कहता है कि विटेकर की ये व्यवस्था ज्यादा वैज्ञानिक और सटीक मानी जाती है। तो ये 5 किंगडम सिस्टम इतना अहम क्यों है? विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम विज्ञान की एक बहुत बड़ी छलांग थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वर्गीकरण सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कोई जीव बाहर से कैसा दिखता है। बाहरी रूप काफी नहीं है। बिल्कुल, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि उसकी कोशिकाएं कैसे काम करती हैं और वो अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है। ये सिस्टम प्रकृति की असली विविधता का सम्मान करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। अगर डिब्बा छोटा पड़ रहा है तो नया डिब्बा लाओ। सही कहा। अब हमने जीवों को नाम दे दिया, उन्हें उनके सही काम और संरचना के आधार पर अलग-अलग किंगडम्स में बांट भी दिया। सब कुछ बहुत व्यवस्थित लग रहा है। हाँ, एकदम साफ सुथरा। ऐसा लग रहा है जैसे हमने लाइब्रेरी की सारी किताबों को सही अलमारी में रख दिया है। लेकिन स्रोत सामग्री हमें जीव विज्ञान के एक और सबसे बड़े सिद्धांत की ओर ले जाती है, जो इस पूरे कहानी को पलट कर रख देता है। और वो है चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत। बिल्कुल, चार्ल्स डार्विन। स्रोत बताता है कि डार्विन ने वर्गीकरण को एक और वैज्ञानिक आधार दिया। उन्होंने बताया कि जीव समय के साथ बदलते हैं, जिसे विकासवाद या इवोल्यूशन कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम लिनियस और विटेकर की बात कर रहे थे। वे जीवों को अलग अलग खांचों में बांट रहे थे। लेकिन क्या वे खांचे हमेशा एक जैसे रहते हैं? क्या जीवन एक स्थिर अलमारी है? डार्विन ने आकर दुनिया को बताया कि नहीं, जीवन बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। डार्विन के इस विचार ने तो पूरी कहानी को ही बदल दिया। वर्गीकरण सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक बहती हुई नदी की तरह है, जहां जीव समय के साथ लगातार बदल रहे हैं। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें, हाँ बताइए। तो डार्विन का विकासवाद हमें ये बताता है कि वर्गीकरण असल में जीवों का एक पारिवारिक पेड़ है, एक फैमिली ट्री है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बंटवारा नहीं है? नहीं, जब विटेकर किसी जीव को एक खास किंगडम में रखते हैं, तो वो सिर्फ एक तकनीकी बंटवारा नहीं है। वो इस बात का सबूत है कि लाखों करोड़ों साल पहले उन जीवों का विकास कैसे हुआ होगा। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। डार्विन ने यह साबित कर दिया कि जीव विज्ञान की कोई भी सूची अंतिम नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति खुद प्रयोग कर रही है, जीव अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं और पीढ़ियों दर पीढ़ियों नए रूप ले रहे हैं।
ये सच में एक बहुत ही अद्भुत विचार है। प्रकृति के उस अस्त-व्यस्त जंगल को समझने की शुरुआत अरस्तू के शुरुआती अवलोकनों से हुई थी। उन्होंने देखना शुरू किया। हाँ, और थियोफ्रास्टस ने पौधों पर ध्यान केंद्रित किया। फिर लमार्क और ट्रेवेरेनस ने इस पूरे अध्ययन को बायोलॉजी का एक धागा दिया। लिनेयस ने हमें वर्गीकरण की एक सार्वभौमिक भाषा दी। विटेकर ने हमें जीवन की जटिलता को 5 किंगडम में गहराई से समझना सिखाया। और डार्विन तक आते आते ये समझ में आ गया कि ये पूरी व्यवस्था एक लगातार विकासवादी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि विज्ञान कभी भी रुकता नहीं है। ये लगातार खुद को बेहतर बनाता है। बिल्कुल। इन सभी महान वैज्ञानिकों का काम हमें ये दिखाता है कि हमारे आसपास मौजूद हर एक पत्ता, हर एक सूक्ष्म जीव और खुद हमारा शरीर एक बहुत बड़े और व्यवस्थित इतिहास का हिस्सा है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। सही कहा, हम उसी विकासवादी पेड़ की एक शाखा हैं। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। ये जानकारी सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है। ये दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल देती है। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री पर ही आधारित एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे डार्विन ने हमें बताया कि जीव समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं, और विटेकर ने हमें जीवों को 5 किंगडम में बांटने का एक बेहतरीन सिस्टम दिया। हाँ, एक बहुत ही ठोस सिस्टम। तो जरा सोचने वाली बात है, विकासवाद की प्रक्रिया तो आज भी जारी है। आज के समय में जब इंसान सिंथेटिक बायोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लैब में नए तरह के प्रोटीन और जीवन के बुनियादी ढांचे तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत तेजी से हो रहा है। तो क्या विकासवाद और तकनीक के इस टकराव से भविष्य में कोई ऐसा नया जीव विकसित हो सकता है जो इन 5 में से किसी भी प्राकृतिक किंगडम में फिट न बैठे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य के वैज्ञानिकों को इन नई तरह की रचनाओं के लिए एक पूरी तरह से नया छठा किंगडम बनाने की जरूरत पड़ सकती है? सुनने वालों के लिए ये एक बड़ा सवाल है। प्रकृति की ये वर्गीकरण की उलझन शायद कभी पूरी तरह से नहीं सुलझेगी। ये बस भविष्य में और भी दिलचस्प रूप लेती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एम के साइंस हब के साथ।